गुड मॉर्निंग बेटा। सबसे पहले बेटा जो अपन स्टार्ट करेंगे पहले तो ये है कि अपन पढ़ेंगे कैसे और क्या करेंगे। द फर्स्ट वीक जो अपना है उसमें स्पेशली आप एक बात ध्यान रखना कि अपन बेसिक्स थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। हो सकता है जो आप में से मैथ्स बैकग्राउंड के कौन कौन है, ठीक है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा आता हो, क्लियर हो, फिर भी वो जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। आप ये मान के चलो कि ये मत सोचना कि यार ये बेसिक क्लास है तो इसमें हमारा कोई कोर्स कवर नहीं हो रहा है। आप ये मान के चलो कि जो ये अपनी बेसिक क्लास होगी इसमें करीब करीब 5 to 10 क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं। मतलब अगर अपन ने ये बेसिक सीख लिया, कैलसी ट्रिक सीख ली, तो अपने अराउंड 40 में से कितने क्वेश्चंस कवर होते हैं? 5 to 10। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब अपन बेसिक है तो ये काम नहीं आएगा, सीधे चैप्टर्स के बीच में ही काम आएगा, ऐसा नहीं है। कई चीजें अपन ऐसी सीखेंगे कि कैलकुलेटर पे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पॉजिटिव थिंग तो इस पेपर में यही हो जाती है कि आपको कैलसी अलाउड है। हाँ, साइंटिफिक अलाउ नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड है। उसकी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो अपन बेसिक क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। और आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस सब्जेक्ट को लोगे तो बहुत अच्छा है। और ये एक्चुअली वैसा वाला डिफिकल्ट वाला मैथमेटिक्स नहीं है बेटा, जैसे कि आपका कोई ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D, ये कुछ नहीं आएगा। आपको नॉर्मल सिंपल मैथमेटिक्स है, पर ऐसा भी सिंपल नहीं है कि बिल्कुल ही आप है ना उसको लाइटर मोड पे ले लो। आप एक बात और ध्यान रखना, जितना आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा उतना ही आपको स्टैट्स में स्कोर करने में हेल्प होती है। कई चीजें इंटरलिंक है। जैसे मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा कि जब आपका स्टैट्स का प्रोबेबिलिटी चालू हो उससे पहले मैं आपको परम्यूटेशन और सेट्स पढ़ा दूं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि इन दोनों चैप्टर का जो बेसिक है वो आपको कहाँ काम आएगा? प्रोबेबिलिटी में। तो इट विल हेल्प यू। अब मैं अभी जो पहले आपको बेसिक कैलकुलेटर ट्रिक सिखाऊंगा उसमें आपको मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इनके कैलकुलेशन को फास्ट करने में बहुत हेल्प होगी, ठीक है। उनके रूट निकालना, उनके क्यूब रूट्स निकालना डायरेक्टली कैलकुलेटर पे, तो हर चीज क्या लिंक होती है। और हम उस ब्रिज को बना के चलेंगे बेटा कि जब सर वहां पर पहुंच रहे हो उससे पहले आपका यहाँ का वो जो बेसिक काम आने वाला है वो पूरा हो जाए, ठीक है। और एक और बेनिफिट होता है क्योंकि आप फर्स्ट बैच हो इस सेशन में, देखा जाए तो आप क्या हुए? फर्स्ट बैच। मैं हमेशा एक दो चीजें फॉलो करता हूं, आप इंटर में भी पूछेंगे तो बच्चे भी आपको बताएंगे। फर्स्ट बैच का जो होता है मेरा अराउंड 3 to 4 टाइम्स हो जाता है कोर्स। कैसे होता है वो समझते हैं। पहले मैं आपको एक बार पूरा कोर्स कराऊंगा सिस्टमैटिक स्लोली, फिर मैं आपको एक चॉइस देता हूं कि जब मेरी है ना आपके ऑलमोस्ट बैच एंड होती रहती है, मेरी एक और बैच स्टार्ट होती है, उसमें मैं आप लोगों को, फर्स्ट बैच वालों को फिर से अलाउ करता हूं टाइम टेबल में एडजस्ट करा के कि मेरा लेक्चर खत्म हो गया तो तुम फ्री हो गए, उसकी जगह पे मैं उस बैच में तुम्हें दोबारा अलाउ करता हूं कि वही कोर्स सेकेंड टाइम पढ़ लो। उससे क्या बेनिफिट होता है कि अपन ने पूरा कोर्स पढ़ा है। अब जब आप सेकेंड टाइम पढ़ते हो तो आपका सिर्फ एक ही काम होता है, वर्क ऑन योर स्पीड। मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा तो कोई भी मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैंने क्वेश्चन सबसे पहले करा तो मेरा अचीवमेंट है। मेरे लिए ये अचीवमेंट है कि आपने क्वेश्चन सही करा और समझ के करा। जब आप फर्स्ट टाइम को कोर्स को पढ़ते हो तो कभी भी स्पीड के पीछे नहीं भागना। फर्स्ट टाइम हमेशा अपन किस बात पे ध्यान देंगे? सही आंसर आए और कंसेप्ट अपन ने सही लगाया या नहीं, है ना। और हो सकता है मेरे कोई नॉन मैथ्स वाले बच्चे हों, वो छोटी छोटी गलती कर सकते हैं, अलाउड है बेटा, होता है। अपना क्या कॉन्फिडेंस कई बार वो जो 2 साल का ब्रेक है उससे कम हो जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने मेरे से क्लास में क्रॉस मल्टीप्लाई पूछ लिया तो, जब पर मैं जब पढ़ा रहा हूं उस क्रॉस मल्टीप्लाई को जब मैंने सही तरीके से पढ़ाया तो आपने सही तरीके से सीखा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा आप मुझसे क्रॉस मल्टीप्लाई पूछ लो, मैं वो एक्सेप्ट करके चलता हूं कि यार बच्चा ये पूछ सकता है। आपने इसी चीज के लिए पे करा है ना, तो मेरी ड्यूटी क्या है कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना।
तो कभी ये मत सोचना कि आसपास की इमेज क्या है, क्या होगा, उस बारे में नहीं सोचना। क्या ये क्लियर है सबको? सबको बिल्कुल भी नहीं सोचना है बेटा, है ना? अच्छा, मुझे लगता है आप लोगों ने सबने रजिस्ट्रेशन कराया होगा सीए का, तो आपको शायद सब्जेक्ट के बारे में ये तो मालूम है कि ये कितने मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें मालूम है कि ये सब भी मैं एक बार डिस्कस कर लूं? बता देता हूं, तो फिर अपन पूरा डिस्कस कर लेते हैं, वरना अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट चालू करते हैं। ये अपना सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना? इसमें 3 पार्ट हैं बेटा आपके, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है? अब जो बिजनेस मैथमेटिक्स है ये आपका 40 मार्क्स का है, ये आपका 20 मार्क्स का है, और ये आपका 40 मार्क्स का है, और टोटल हो गए 100 मार्क्स। ये ऑब्जेक्टिव है, सही करोगे तो +1, गलत तो -0.25, और नहीं अटेम्प्ट करा तो ठीक है। पर कई लोग यहाँ पर एक कैलकुलेशन सिखाते हैं कि अगर आपने 60 क्वेश्चंस भी सही कर दिए और 40 आपने गलत कर दिए, तुक्के ही मार दिए, तो 60 इंटू 1 माइनस 40 इंटू 0.25, तो ये कितना हो जाएगा? 60 माइनस 10 दैट इज 50, आप पास हो गए। अगर आप ये बिलीव कर रहे हो तो बिल्कुल नेगेटिव है मेरे लिए। तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, क्योंकि अभी ये मोस्ट फॉरली फोकस किस पे करते हैं? अकाउंट्स और लॉ पर, तो उसको अभी डिफिकल्ट पेपर है। पर ये भी एक बेनिफिट है आप लोगों को कि आप लोगों का नए कोर्स का फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट जो होते हैं हमेशा पेपर मॉड्यूल से आता है जब कोर्स चेंज होता है। इस अटेम्प्ट में अभी क्या हुआ है? कोर्स चेंज हुआ है, मतलब आपके मॉड्यूल आपके लिए जैसे हो गया जैसे 12th में एनसीईआरटी थी। क्या बोलते थे टीचर्स कि एनसीईआरटी कर लो 80-90%, तो अभी ये कह सकते हैं कि पहले 2 से 3 अटेम्प्ट तक आपने मॉड्यूल कर लिया तो 80% तो पेपर आ ही जाएगा। उसके बाद भी अपन पूरे पास्ट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन करेंगे, एमटीपी आरटीपी करेंगे, तो कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें पास होने के लिए मत सोचना, ये वो सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेज बनाता है। अब सर ने आपको एक कैलकुलेशन दिया, मैं अब आपको मैथमेटिकल वे से वो कैलकुलेशन देता हूं। सर ने आपको क्या कहा था कि अगर आपके 6 महीने बढ़ गए तो आपका लॉस कितना होगा? 6 लाख रुपए। मैं उसे कहता हूं 6 करोड़ रुपए। कोई समझा सकता है कैसे? गलत। मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूं, बहुत छोटा सा। कई लोग कहते हैं कि यार पास नहीं तो फीस नहीं, बोलते ना। तुम 6 महीने हमारे जीवन के एक्स्ट्रा ले रहे हो, अब मैं तुम्हें वो 6 महीने का कैलकुलेशन समझाता हूं। क्या तुमने रिटायरमेंट से पहले 6 महीने कम काम करा? तुम स्टार्टिंग 6 महीने गिन रहे हो, मैं लास्ट के 6 महीने गिनता हूं। जब सीए के लास्ट के 6 महीने होते हैं तो वो मिनिमम 1 करोड़ रुपए कमाता है, तो उसका लॉस जीवन का हुआ 6 करोड़ रुपए। तो मुझे 30,000 रुपए की फीस से क्या फर्क पड़ना है? बात समझ में आई? फीस से ज्यादा टाइम वैल्यू करता है। आप 6 महीने अपने जीवन में कम काम करोगे अगर फेल हो गए, और वो 6 महीने हर कोई कैलकुलेशन कहाँ के लगाता है? स्टार्टिंग के। मैं क्या लगाता हूं? रिटायरमेंट के। तो रिटायरमेंट के टाइम पे याद है ना, हाईएस्ट हो जाती है तनख्वाह गवर्नमेंट जॉब में भी। तो गवर्नमेंट जॉब में लोग क्या बोलेंगे कि यार 50,000 रुपये महीना मिल रहे थे, तो हमारे तो 50,000 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपए हो गए, उसके हिसाब से हमारा इतना लॉस हुआ। कितना? 30 लाख रुपए उनके हिसाब से। पर वो लास्ट जॉब जब वो करते हैं तो 3 लाख रुपए की जॉब हो जाती है, तो उसके हिसाब से गिनो कि कितना होता है। 3 गुना से ज्यादा का लॉस हो जाता है मिनिमम गवर्नमेंट जॉब में भी। तो दैट मेक्स अ डिफरेंस कि आपकी सोच क्या है। वो कैलकुलेशन लगाओ कि यार अपने लिए क्या टाइम की वैल्यू है,
अगर मुझे आज होमवर्क दिया है तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं होमवर्क को पेंडिंग करके सैटरडे संडे तक मैं बोलूंगा यार बफर टाइम में कर लूंगा, या तो मेरे पास टाइम है कि मैं आज ही कर लूं और सैटरडे संडे को जो पूरा हफ्ते में हुआ वो रिवाइज कर लूंगा। तो आपके पास कितनी चॉइस है? वो एक बोलेगा यार मैं तो सैटरडे संडे कर लेता हूँ, हो जाता है। और एक जना क्या बोलेगा, मैंने अभी करा और सैटरडे संडे में मैंने रिवाइज करा, तो वो आपसे एक रिवीजन फर्स्ट डे पर ही आगे हो गया। फिर तो ये है कि आप किस अप्रोच से पढ़ना चाहते हो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतनी बार जो 100, इतनी बार जो ये रिजल्ट आने से पहले, अगर आप बाकी टीचर से पूछना, ये रिजल्ट आने से पहले मैंने इनको 20 दिन पहले बताया था कि इस बार ये रिजल्ट रहेगा। तो वो ये नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है क्योंकि मेरे से बच्चे ने क्या डाउट पूछी। मैं आपको ऐसे नहीं जज कर सकता कि आपकी शक्ल देख के बता दूं कि इतने नंबर आएंगे, पर मैं इस चीज से जरूर जज करूंगा कि आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कैसे करते हो, आप मेरे को कितना डिटेल में मेरे को पूछते हो कि सर ये कंसेप्ट कैसे हुआ। तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके क्वेश्चन करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आता ये नहीं है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। आपको सब्जेक्ट नहीं आता, दैट इज नॉट एन इशू, वो सीखने के लिए आए हैं। बट आप उस सीखने के लिए क्या करते हो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आपको अभी दिखेगा मैं बिल्कुल बेसिक से चालू करूंगा, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मूले से अपन स्टार्ट करेंगे कि कोई भी इशू है वो रिजॉल्व होता हुआ चले। बस मेरे नॉन मैथ्स वाले बच्चे थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देना कि कोई भी दिक्कत है बस अपन को खुल के बोलना है, बिल्कुल नहीं सोचना कि आसपास वाला क्या सोच रहा है। जब तुम्हारी डाउट है तो उसके बीच में मैं हूं और तू है, और कोई नहीं बेटा, बस ये स्पेशली। ठीक है, स्टार्ट करें अपन। अब कोई कैलकुलेशन बोले कि एक अटेम्प्ट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो समझ में आया कितने का लॉस है? ठीक, असीम सर को भी बताना। चलो बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे। ये मुझे बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर शायद सबको मालूम होगा, क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस बी का, ठीक है, एग्जाम्पल 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले अब आप ये लिखने से पहले एक चीज करोगे, एक मिनट रुक जाओ, जो मैं बताऊंगा वो हर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल होगा। आप हमेशा कॉपी में डेट, लेक्चर नंबर और टॉपिक लिखोगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। इससे क्या बेनिफिट होगा पहले इसको समझ लो। मैं 3-4 दिन तक तो याद दिलाऊंगा, फिर आपकी एक आदत बन जाएगी तो आप रोज लिखोगे। इससे ये बेनिफिट होगा कि किसी दिन मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अब आपको बाद में 2 महीने बाद रिवाइज करना है, आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत आई, तो आपके पास कॉपी में क्या हुआ, लेक्चर नंबर भी लिखा है, डेट लिखी है और टॉपिक का नाम भी लिखा है। तो आप क्या करोगे, सीधे ऐप में वही लेक्चर खोलोगे, वरना आप क्या करोगे, ढूंढते रहोगे। और इसमें एक एड ऑन करना, वो हर एक का इंडिविजुअल रहेगा। एड ऑन क्या करना है, आपको मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ाया, आपकी डाउट थी और वो डिफिकल्ट था, तो उस पर तो टाइम भी लिख देना, इस लेक्चर में इस टाइम पर हुआ, तो मतलब अराउंड 20 मिनट्स में ये हुआ, ये 25 मिनट्स में, तो वो आपको एग्जैक्ट टाइम के साथ आप खोल पाओगे कि यार ये लेक्चर में मुझे ये क्वेश्चन में दिक्कत है, तो मैं आपकी कर सकता। ये चीज मेरे साथ भी हो सकती है, ये चीज आपके अकाउंट्स में भी हो सकती है, ये चीज आपकी लॉ में भी हो सकती है कि आपको पर्टिकुलर कंसेप्ट पर्टिकुलर टाइम पर चाहिए, तो आपके पास कॉपी रहेगी। और ये कॉपी आपके लिए कितनी बेनिफिट हो जाएगी कि आपने सही टाइम पर सही जगह पर वो लेक्चर खोला और आपका सब हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलो अब ये फॉर्मूला लगा के बताओ, और इसके ऊपर हेडिंग क्या डालेंगे, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। अभी सिर्फ यही चलेगा स्टार्टिंग। लेक्चर 1 बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स।
लिखा बेटा? अब मैं इसको लगा रहा हूँ, मुझे बताना कि आपने सही करा कि गलत करा। कितनों ने सही करा? अच्छा, किसी को नहीं आया या डाउट है तो पूछ सकता है बेटा, एक एक टर्म भी। मैं एक एक टर्म भी बताऊंगा, 1 2 और 3, 3 टर्म्स है। किसी भी टर्म में आपने अगर गलती करी या आपको प्रॉब्लम गई तो आप बस बोल दो। पक्का ये बेसिक फॉर्मूला सबको आता है लगाना? ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे, सिंपल वाला, क्योंकि ये स्टार्टिंग कंसेप्ट है। इसमें लगाओ। अपन धीरे धीरे करके लोअर टू हायर लेवल तक जाएंगे बेटा। सबने सही करा था? वाइट शर्ट बेटा, इस बार सही था? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बढ़िया। किसी का लिखना बचा है? किसी का भी? ठीक है, नेक्स्ट ये अब है ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ज्यादा काम आता है बेटा। ये सीए फाउंडेशन में बहुत बार यूज होगा। A-B, सीधा भी और उल्टा भी, जिस पे भी स्टार मार्क कर रहा हूं मतलब वो फॉर्मूलेस बेसिकली ज्यादा काम आने वाले हैं। लगाओ जरा। सबसे पहले 2x का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। बेटा मुझे कई बार नॉन मैक्स वालों ने ये भी एक डाउट पूछी है कि 4x स्क्वायर को कई बार 2x का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं। किसी को भी ऐसी भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। मतलब आप बिल्कुल भी मत सोचना कि हमने छोटी से छोटी बात कैसे पूछी। मैं आपको इसलिए ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मैं इस बात के लिए भी मैंने आंसर दिया है। इट इज पॉसिबल। ठीक है, जैसे 4x स्क्वायर है तो आप उसे क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो दैट इज 2x का। अगर किसी को दिक्कत है तो ऐसी भी डाउट पूछ सकता है। आपको बस ये होना चाहिए कि आपका बेसिक मेरे साथ सुधर जाए, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 2x-1 और 2x+। क्या ये क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या आ गई 2x और बी की क्या आ गई 1। एक और एग्जांपल दूंगा क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। करो।
कितनों ने सही करा था बेटा? ऑलमोस्ट। किसी को डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट। धीरे धीरे अपने फॉर्मूलेस बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ये मुझे बताओ, कौन कौन बता सकता है इसका क्या फॉर्मूला है? बता बेटा। बिल्कुल सही। इसको हमेशा अपन एलोबरेट करके यूज करते हैं, तो बेटा ऐसा लिख सकते हैं साथ में 3a² b प्लस 3ab²। क्लियर बेटा? बिल्कुल सही था वो फॉर्मूला, पर ज्यादातर ऐसे काम आता है ये फाउंडेशन में। कितनों को याद था वैसे ये फॉर्मूला? ठीक है, बाकी लोगों को अब क्लियर है? अच्छे से लिख लो बेटा, इस पे एक एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगा, करो। एक बार ट्राई करो फॉर्मूला देखकर यूज करने की। कोई भी दिक्कत जाएगी, मैं हूं, मैं सॉल्व करूंगा बेटा। बट हमेशा एक कोशिश जरूर करना, जेन्युइनली। गलती हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलती करना अपना हक भी है। मैथमेटिक्स बिना गलतियों के नहीं सीखते। ठीक है, मैं अब करता हूं बेटा, चेक करते हुए चलना आंसर भी कि क्या आया बेटा। और एक भी टर्म में भी दिक्कत हो तो आपको बोलना है, बात करनी है बेटा। अच्छा, ये 4 टर्म्स हैं, किसी को भी फर्स्ट टर्म में कोई दिक्कत नहीं? सेकेंड टर्म में? अच्छा, थर्ड टर्म में किसी को भी दिक्कत है ईमानदारी से तो हाथ ऊपर कर दो। ठीक है, थर्ड टर्म में ना, तो बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से देख। ये अपना थर्ड टर्म था, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 3 जा 12, और एक और 3 है, तो 12 3 जा तो 36, और x का स्क्वायर तो x²। अब क्लियर है? अब एक बार और सुन ले बेटा, तो उसको गलती नहीं करेगी। देख, 2x का होल स्क्वायर था, तो 2 का स्क्वायर हुआ, दैट इज 4। फिर 4 इंटू 3 12, और एक और 3 था, तो 12 3 जा 36, दैट इज 36x²। एंड द सेम गोज विद द फोर्थ टर्म। अब तू फोर्थ टर्म को दोबारा देख, देखो समझ में आया कि नहीं। अगर दिक्कत है तो मैं फोर्थ वाला भी बताऊंगा। आ गया? ठीक है। अदिति बेटा, ये बता, ये वाला आ गया थर्ड और फोर्थ टर्म? अब रिप्लाई कर बेटा। थर्ड में देख, 2 का स्क्वायर समझ में आया था, 4। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, ये 36 आया। अब क्लियर है? एंड सेम गोज विद दिस, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 इंटू 3, तो 9 इंटू 6 54। ठीक है, हाँ क्यूब आएगा ना, वो 27 ही लिखा है मैंने नीचे तो। हाँ, ऊपर लिखा 27 ही है, क्यूब ही लिखा है। ठीक है, चलो एक और फॉर्मूला ऐसे ही बताओ, a माइनस बी का होल क्यूब। बताओ क्या आएगा? बोल बेटा। हाँ, +3ab²। बढ़िया। एग्जाम्पल लगाओ।
बेटा बनने वाली स्टेज पे चले जाएंगे तो वी विल गो अराउंड 7th क्लास, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा बेटा, उतना भी पॉसिबल नहीं है। बेसिक्स जहाँ तक का जितना मेरे को पॉसिबल है मैं 8th क्लास तक का ले रहा हूँ, और ज़्यादा बेसिक पे जाऊँगा तो ये बनता कैसे वो सारी चीज़ें बतानी पड़ जाएंगी। ठीक है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी से तो बन जाएगा, है ना। अच्छा ये बताओ कितना आ रहा है, -1 माइनस, क्या ये क्लियर है? कितनों ने सही करा था इस बार? बढ़िया, आपका भी सही था, सही था लास्ट बेंच बेटा। चलो बढ़िया, मैं आगे बढ़ जाऊं कि किसी का लिखना बचा है? और लिखना बचाओ तब भी स्ट्रिक्टली हाथ ऊपर करके बोल दो बेटा, मैं रुक जाऊंगा, सफिशिएंट टाइम रहता है बेटा। ठीक, पक्का? ठीक। अब नेक्स्ट फिर से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ज्यादा काम आता है। इसका फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला याद है किसी को? क्या? हाँ बोल। बिल्कुल सही बेटा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही, लिख लो बेटा। ये मालूम है ना 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक है, आप बताओ कितनों ने बिल्कुल सही लगाया था फॉर्मूला बिना मिस्टेक? ठीक है, जिन्होंने मिस्टेक करी भी पर जब मैंने करा तो क्या वो अच्छे से क्लियर हो गया? अगर कोई डाउट है तो भी बात करनी बेटा, बात ना करना भी एक गलती है बेटा, कोई भी दिक्कत हुई आप बोल सकते हो बेटा, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी बेसिक चल रहा है, अभी धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ते जाएंगी। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये सिंपल है, करके बताओ, गलती नहीं होनी चाहिए, आराम से टाइम ले लो। लक्ष्मी कौन सा वाला बेटा, यही वाला एग्जाम्पल? लक्ष्मी ये फर्स्ट टर्म की मतलब मैंने इसको 3x का होल क्यूब कैसे लिखा? तो देख बेटा इसमें क्या था, ये था 27x क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब और x का क्यूब, मतलब 3x का होल क्यूब। तो तुम्हारा a की जगह आ गया 3x और b की जगह 2। अब a माइनस बी तो 3x माइनस 2, और a का स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, फिर a इंटू बी 3x इंटू 2 और फिर 2 का स्क्वायर, उसके हिसाब से एक एक वैल्यू डाल के सॉल्व करा था। अभी भी बता दे बेटा कौन से टर्म में डाउट है?
आ गया, बढ़िया। नेक्स्ट वाला ट्राई कर बेटा। कितनों का सही था इस बार? बढ़िया, ठीक है। अब अपन इसके बाद लास्ट वाले पे जाते हैं, इस टाइप में से फिर चेंज करेंगे कुछ। देखते हैं लास्ट वाला कितनों को याद है। किसी का लिखना बचा है क्या? पक्का? ऑनलाइन में भी बता दो, किसी का लिखना बचा है क्या? थोड़ा एक्टिव रहा करो, बोल दिया करो यस या नो एटलीस्ट। हाँ तो अदिति लिख ले बेटा। जितना एक्टिव रहोगे उतना ही मुझे ऑनलाइन वालों से भी मेरा कनेक्शन बन जाएगा। मेरे को नाम भी याद रहता है, मैं ऐसा नहीं कि आप लोगों पे ध्यान नहीं दूंगा और आप लोगों का ध्यान नहीं रखूंगा कि कहाँ कौन एब्सेंट हो रहा है। आपको वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मैं कितना याद रखता हूँ। तो प्लीज एक्टिव रहो बेटा, बहुत मजा आएगा उसमें। चलो, एक कंडीशन होती है, देखते हैं ये किसको याद है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन वाह यार, याद है। ईमानदारी से बताओ कितनों को याद था ये? एक तो हाँ, अच्छा देखो, तो फिर मेरे को लगता है ये तो रीजन अपन को फाउंडेशन में सिर्फ यही काम आने वाला है। पर ये बना कैसे? एक फॉर्मूला होता है, पुरानी छोटी क्लास में 8th में पढ़ाते हैं। मैं लिखता हूँ, मुझे बताना कि तेको ये पूरा फॉर्मूला याद है कि नहीं। एक्चुअली वो फॉर्मूला ये था जो 8th में पढ़ते हैं, पूरी एक्सरसाइज थी इसके ऊपर। हाँ, और किसी को फॉर्मूला ये वाला जो जिससे ये बना है? हाँ अब सही है बेटा, बढ़िया, वंडरफुल। आ गया। ये फॉर्मूला बहुत कम एक्सपेक्टेड रहता है। ऐसा नहीं कि आपकी बैच में, प्रीवियस टू प्रीवियस बैचेस में भी यही हाल है कि ये वाले फॉर्मूले को याद रखने वाले बहुत कम होते। ये फॉर्मूला था जिससे ये कंडीशन बनी। ये जो फॉर्मूला है ना, ये अपन को फाउंडेशन में काम नहीं आएगा, पर ये जो कंडीशन है ये कुछ जगह पे काम आएगी। तो आपके लिए कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये काम आने वाली है अपन को आगे जाके। तो फॉर्मूला लिख लो, एटलीस्ट तुम पढ़ पाओगे, याद रख पाओगे। हाँ, ये जो फॉर्मूला नीचे लिखा है ये अपने किसी काम का नहीं है, पूरे कोर्स में यूज नहीं आएगा, पर ये जो कंडीशन है ये 100% यूज आएगी। तो कंडीशन ध्यान रखनी। वो तो मैंने फॉर्मूला पूछ लिया कि किसको याद है ऐसे। कंडीशन ही लिखनी है, फॉर्मूला तो काम आएगा नहीं। और फॉर्मूले से यही हुआ ना बेटा, देख तेरी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई। अब 0 इंटू एनीथिंग 0, तो 3abc उधर चला गया। ये कंडीशन है। एक्चुअली ये कंडीशन कहाँ पढ़ाते? 8th क्लास में, और एक एक्सरसाइज है पूरी इसी कंडीशन पे, कम से कम 8-10 क्वेश्चन। अब वो याद नहीं रहता, अब पुराने पाप है। दिक्कत वही तो है, सोशल मीडिया ने इतना दिमाग भर दिया है कि लगता है इतना क्या याद रखेंगे, उसकी जगह सोशल मीडिया जरूर याद रहता है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जब तक आपका ये सीए वगैरह चलता है, प्लीज अवॉइड द सोशल मीडिया एंड स्क्रोलिंग। स्क्रोलिंग मतलब क्या? मेनली स्क्रोलिंग अवॉइड करवाना है मेरे को उसमें से। आप कई बार उसमें ऐसा नहीं बोलूंगा कि पूरा ही कंटेंट जीरो रहता है, किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं है। बट जब अपन है ना, एक्चुअली तुमने कभी देखा होगा, एक आदत है कि अपन यूं करते हैं, स्क्रोल 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 स्क्रोल। अपन को लगता है क्या हो रहा है, ये कोई अपन को याद थोड़ी रह जाएगा। ये जो है ना बहुत तेज है, ये आपकी मेमोरी में उस पिक्चर को स्टोर करने लगता है। और लिटरली ये आईएम में रिसर्च हुई है, तो रिसर्च में ये निकला है कि इस कारण अपनी स्टोरेज भी अब फुल होने लगी है।
अब वो स्टोरेज फुल होगी तो आपके पास क्या दिमाग बचेगा सारे आगे के कंसेप्ट्स के लिए। तो आजकल के बच्चों को जो ये लग रहा है ना कि हमारी मेमोरी कम है, आपके टाइम पे ज़्यादा थी, ऐसा नहीं है। द डिफरेंस वॉज कि हमारे टाइम पे सोशल मीडिया इतना एक्टिवली नहीं था, आपके टाइम पर है। एंड दैट इज टेकिंग एन एडवर्स इफेक्ट। वो क्या आ रहा है कि आपकी इतनी ज़्यादा मेमोरी फुल हो गई है कि कंसेप्ट को लगाने के टाइम पर वो यूज़ नहीं हो रही है। तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव थिंग, बट क्या कंटेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी सिलेक्टिव एट एवरीवेयर। और ये मैं एक्चुअल बता रहा हूँ क्योंकि ये रिसर्च हुई थी, और ये रिसर्च में जो शामिल थे उसमें मेरा ब्रदर इन लॉ भी था। इज़ फ्रॉम IIM अहमदाबाद, वहाँ का भी टॉपर था। उसने ही हमको ये सारी चीज़ें फैमिली में भी चेंज करवाई प्रैक्टिकली। बोले कि ये देखो कि एक्चुअली इससे मेमोरी लॉस हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों पर भी थोड़ा सा फोकस रखना। आपको खुद ही अगर आप 10-15 दिन अगर अवॉइड करोगे ना, तो आपको अपनी मेमोरी में थोड़ा सा रिवाइवल चेंज दिखेगा, तो वो कर लो। और हो सके तो उतना टाइम जो आप इसमें दे रहे हो किसी स्पोर्ट्स में दे दो, हाफ एन आवर वॉकिंग में जिसमें आपको देना हो, पर ये मत करो, ठीक है। बहुत इफेक्ट आएगा। मेरा ये क्योंकि ये मेरा फोर्सफुली नहीं, एक पर्सनल सजेशन है जो हमारे यहाँ पे अप्लाई हुआ। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। क्या ये क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? ये फॉर्मूला याद रहेगा बेटा। अच्छा, एक और बिल्कुल बेसिक सी कंडीशन है, पर ये बहुत काम आएगी इसलिए लिख रहा हूँ। मुझे बताना कि इसका रिजल्ट्स क्या होता है। कई लोगों को मालूम भी होगी, ऐसा नहीं है, पर आपको सिर्फ इसका रिजल्ट बताना है मुझे। CA अपॉन BD रॉन्ग, AD अपॉन BC। AD अपॉन BC। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो मैंने पहला वाला आंसर लिखा, कितनों को ये कंडीशन बिल्कुल भी याद नहीं है? मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं याद है। किस किस को याद नहीं है? तो मैं पहले आपको वो याद दिलाता हूँ कि आपने कब पढ़ा था, तो आपको उससे थोड़ा सा याद रखने में इजी हो जाएगा। A/B डिवाइड बाय C/D, ये अपन ने छोटी क्लास में क्या पढ़ा था? टीचर्स क्या कहते थे कि यार डिवाइड का साइन इनटू में कर दो तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, याद आया? तो उससे बना AD बाय। देखो, मैं चाहता तो मैं आपको क्या कर सकता हूँ, दो तरीके होते पढ़ाने के। मैं आपको बोल सकता हूँ ये फॉर्मूला याद रख लेना, और एक तरीका क्या था कि मैंने आपसे पहले ये जाना कि किस किस को बिल्कुल याद नहीं है, तो मैंने उसका बेसिक क्यों बताया कि आपको उसको याद रखने में थोड़ी सी आसानी है, इसलिए पूछता हूँ। तो उसको आप कभी नेगेटिव मत लेना कि हमको हाथ ऊपर करना पड़ रहा है कि हमको नहीं आता। दैट इज अ पॉजिटिव थिंग कि मैं अब आपको सुधार सकता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला भी देखो ऐसे ही, AB डिवाइड बाय C, तो A/B इंटू, तो दैट इज, हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है। एंड द लास्ट वन अब तुम खुद करके देखोगे, एक बार बताओगे क्या आएगा? AC अपॉन B। दिस वॉज अ बेसिक कंसेप्ट, पर ये काम आता है बेटा, इसलिए लिखा, ठीक है। A इंटू C/B, दैट इज AC/B। सिंपल, क्लियर। लिखो इसे। इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दूंगा बेटा, आप पहले लिखो फिर मैं देता हूं, ठीक है। बढ़िया।
हो गया बेटा? ठीक है, एक एग्जाम्पल दे दूं। पहले सिंपल वाला, फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे। सिंपल, बहुत ज्यादा हार्ड पे नहीं जाना है, अपन धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। फॉर्मूला देखकर भी यूज करोगे स्टार्टिंग में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आया? पहली स्टेप, मुझे बताओ ये जो फर्स्ट स्टेप है ये सबने सही करी थी क्या? किसी ने गलती करी या डाउट है तो बोल सकते हो बेटा। गलती करी, पर देखो ये आया डायरेक्टली जब मैंने लिखा कि कैसे लिखा होगा, कि मैं डिटेल में बताऊं? चल पहले सिर्फ एलएचएस को देख, 1/2/1/3 था, मतलब 1/2 इंटू 3/1 लिख सकते हैं, तो दैट इज 3/1। और फॉर्मूले से भी देख, अपना फॉर्मूला क्या कहता है, a/b/c/d इज इक्वल टू ad/bc। तो ये तेरा a, ये तेरा b, ये तेरा c और ये तेरा d। अब दोनों तरीके से आया बेटा, और सेम अपन ने आरएचएस में भी अप्लाई करा। अब तो गलती नहीं होगी। तू स्टार्टिंग में ये मत करना कि बेटा तू फॉर्मूले दोबारा देखेगी अगर पलट के तो कोई दिक्कत है। मेन है फॉर्मूला भी, कई लोग क्या सोचते हैं कि हमको एक दिन में रटना है। बेटा एक दिन में रटोगे, अगले 2 या 3 दिन में भूल जाओगे। सही तरीका उसका ये है कि जब आपके फॉर्मूलेज उस चैप्टर के चल रहे हैं, गिव 15 मिनट्स, बट डेली उनको रीड कर लो। तो वो क्या, जैसे वो 7 दिन होंगे ना या 6 दिन होंगे, तो वो ऐसी मेमोरी में फिट हो जाएंगे कि वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे। बट अगर आप एक दिन रटते हो तो ये 2 या 3 दिन बाद भूल जाओगे, फिर आपको याद नहीं रहेगा। तो इसलिए रटने की जगह सही तरीका ये है। कोई भी चीज बोले ना कि हमको ये याद रखनी चाहिए, तो दिस इज अ वे टू डू दैट। आप एक दिन में बिल्कुल लग कर उसको 10 बार पढ़ के रीड करके याद कर लोगे, तो वो 10वीं या 11वीं बार पे इफेक्टिव नहीं रहता है। वो आपका बोरिंग हो जाता है कि सेम शेड्यूल आप करते जा रहे हो लगातार। बट अगर आप वो 10 दिन में करोगे या 10 बार ऐसे करोगे, तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। ये कुछ चीजें हैं जो मैं इफेक्टिवली फॉलो भी करता हूँ खुद के लिए, तो मुझे मालूम है कि इसका इफेक्ट क्या आता है। ठीक है, क्लियर? तो अब इसमें अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो 15 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 15/2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता है सबको।